Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, as we are going to start our today's session, and we are going to learn some important things related to exam, and especially that is not related to exam only, but it is also related to your writing skills. As I've already told you that at the beginning we had some lectures on basics of writing skills, and especially we have learned about writing an introductory paragraph, writing a thesis statement, and then we have also learned about writing a body paragraph. So now we are going to review it so that we should be able to write a very good paragraph. Body paragraph हो या कोई भी single paragraph हो, ठीक है, उस सारे के ऊपर आज हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर. I'm sure that you can watch my screen right now, so there is no problem at all for you. You can see my screen. नजर आ रही ना स्क्रीन आपको? Yes, sir. Okay. So the problem is that as we are going to conduct online classes, and in online classes we have to look for certain you can say certain specific measures in order to gauge your progress, in order to gauge your understanding. As this will be an open book exam, as you have got an access, you can have an access, you can ask your even if we ask you that you will not ask anybody, even then you are it is not sure whether you will ask anybody to give the answer or anything else. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर आपको कहा भी जाए ना कि आपने चीटिंग नहीं करनी, इवन देन देर आर चांसेस की चीटिंग हो सकती है. मीन्स कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, तो यू आर नॉट सिटिंग एन एग्जाम, रादर यू आर सिटिंग एट योर होम्स एंड यू कैन एक्सेस टू एनी सोर्स. सो उसके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रखे जाते हैं ताकि वो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको सही तरीके से, आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको मेजर किया जा सके, उसको देखा जा सके. ठीक है. और उसी के चक्कर में आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं जी कि राइट एन असाइनमेंट. सम टीचर्स आस्क यू टू राइट एन असाइनमेंट. ठीक है, मैंने पहले भी बात की. When we started learning about writing basics of writing skills, especially basics of essay writing, तो उसमें यही चीज़ मैंने बताई थी कि जब आप कहीं पे लिखेंगे तो आपको एक तरीके कार अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. So especially when you are going to write a question, give the answer in communication skills exam. So if you are going to write an assignment, complete assignment, or you are going to write a paragraph, so you have to follow my instructions. I mean to say कि जो मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखा रहा हूँ या ऐसे राइटिंग सिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड मटेरियल, वीडियो बेस्ड लेक्चर्स जो वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपके साथ लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है. सो यू हैव टू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज. ठीक है, यानी कि योर कॉन्टेंट विल नॉट ओनली बी टेस्टेड, द क्वालिटी ऑफ द आंसर विल बी टेस्टेड. बेसिकली ये चीज़ देखी जाएगी कि आपको पैराग्राफ लिखने का कहा गया. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट पैराग्राफ ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल आर लाइक दैट, कोई भी इस तरह का पैराग्राफ आपको दिया जाता है. सो जस्ट यू इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ, या तो एक क्वेश्चन हो ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फलानी चीज़ है, फला चीज़ें हैं, तो उसमें बंदे को पता चलता है कि आई एम गोइंग टू राइट एन एसे इफ इट इज़ 20 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू राइट एन एसे. बट ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा. यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ, एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स आप अप्लाई करेंगे जिनको टेस्ट किया जाएगा वहाँ पे. योर कॉन्टेंट विल बी चेक्ड कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है. उसके साथ साथ जो रूल्स है ना पैराग्राफ राइटिंग के, वो आपके ज़रूर टेस्ट किए जाएंगे ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर किया जा सके, कोई ना कोई पैरामीटर. अदरवाइज़ तो आप सारे के सारे लोग यहाँ से 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू. बट कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, मजबूरी होती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, वी आर गोइंग टू रीकैप पैराग्राफ राइटिंग राइट नाउ. ठीक है, उसको रीकैप करने जा रहे हैं, उसी बातों उन्हीं बातों को ये देखने के लिए कि as you will be writing a paragraph in your exam, so how you have to write. कुछ अखलाकियात, कुछ एथिक्स आपने उसको फॉलो करने हैं, कुछ पैरामीटर्स आपने अडॉप्ट करने हैं, उनको सामने रख के आपने पैराग्राफ लिखना है. आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे. इफ़ यू लीव दैट direction, definitely it will indicate two things. One is that you didn't attend the lecture on
paragraph writing, and the other is that you have just copied and pasted your paragraph. उसका आपको ठीक है, if that is for example that is 10 marks question, तो 5 तो आपको मिलेंगे, बट रेस्ट 5 के लिए आपको जो है ना वो ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, टेक्निक आपको ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है. एज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर टीचर, सो यू नीड टू बी क्वाइट क्लियर अबाउट राइटिंग, अबाउट योर कम्युनिकेशन, ठीक है. तो कम्युनिकेट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें देखनी है. ओके, सो वंस अगेन एज आई एम टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ it deals with one single main idea, so definitely when you will be given a question that will be dealing with one single main idea, like interpersonal skills, or what is communication skill, define it. For example, define communication skills. So if you are going to define, it means that you are going to write one paragraph. First define, then give supporting idea, then evidences, and then concluding sentence. So it will be like this, ठीक है. When you are going to write a paragraph, your first sentence basically declares the main topic of the paragraph, and the rest of the sentences will develop your main idea. As a paragraph is often a part of longer composition comprising several paragraphs, that's why it is considered a miniature essay and dealing with one aspect of the answer. Sometimes it deals with one aspect. As I told you that you will be given just one aspect to answer, so it will be just one paragraph to write. So if we talk about body paragraph, it will be like this, ठीक है. ये तो खैर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हो, बट आपने जो पैराग्राफ लिखना है, it must be like this, that it should not be less than 5 sentences and it should not be more than 10 sentences when you are going to write it in your exam. So your best paragraph should contain 9 to 10 sentences. 9 से 10 sentences का आप ज़्यादा पैराग्राफ लिखेंगे. And first line of your paragraph should be indented and it should begin with few spaces to show that there is a new paragraph. So you can look here, ठीक है, ये indented है. ये इसके ऊपर हमने बात नहीं की थी पहले ना, मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं, इस बॉडी पैराग्राफ या पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हमने बात नहीं की थी. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तक बातें की थी, याद है किसी को? कोई बता सकता है कि कहाँ तक हमने पढ़ा था जब हम उसको देख रहे थे? सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिट, फिर मैंने कहा बाकी आप खुद देख लीजिएगा. ओके, आप में से भी किसी को याद नहीं. अच्छा, बॉडी की फॉर्म, बॉडी पैराग्राफ की फॉर्म को देखेंगे. ये इस तरह आपने लिखना है, यहाँ से जगह छोड़ के लिखनी है, और ये हर जगह पे जहाँ पे भी आप लिखेंगे यू हैव टू अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी, यही तरीक़ेकार रखा करें. ओके, सो देयर आर 4 की फीचर्स ऑफ a body paragraph. It must have a topic sentence, it must have supporting sentences, concluding sentence, and unity. And when we are providing supporting sentences, we write examples, we quote from the text, we write examples. या supporting sentences के साथ हम अपनी बात को support करने के लिए examples देते हैं. Evidences हम जो है ना प्रोवाइड करते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए. अगर आप कहते हैं जी कि ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, तो आप एविडेंस देते हैं कि जब 2 बंदे आपस में बात करते हैं तो कहाँ ये बैरियर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है. फैसे दिस इज बैरियर के फॉर एग्जांपल नॉइज़ चल रहा है, तो फिर आप बताते हैं नॉइज़ की वजह से क्या होता है, बंदे को ज़्यादा तवज्जो से सुनना पड़ता है. ऐसे होता है कि शोर हो रहा था, शोर में बात की समझ आधी आती है, आधी नहीं आई, उससे जवाब आधा दिया. जैसे हमने चाइनीज़ गॉसिप की बात की थी इन वन लेक्चर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है. सो अगर बैरियर पे तो आप एग्जाम्पल लेके आएंगे. इस तरह आपने नहीं कहना कि ठीक है जी, समझ आ गई बात, कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ यू हैव टू राइट द टॉपिक सेंटेंस, कि जो वही सेंटेंस होगा, यानी कि जिसके ऊपर आपने लिखना है कि मिसाल, इफ़ आई से दैट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सो इफ़ यू से noise is one of the major barriers in communication, this is your topic sentence. Then you have to write कि आप इस पे आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे, आप साबित करेंगे इस बात को, और फिर आप कंक्लूड करेंगे, और उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए. मीन्स देयर शुड नॉट बी अ सिंगल इररेलेवेंट सेंटेंस इन इट. अगर एक भी इररेलेवेंट सेंटेंस होगा, योर मार्क्स डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड, कि उससे इन 4 चीज़ों को जज किया जाएगा. व्हेन यू विल बी आंसरिंग योर पैराग्राफ विल बी जज विद इन दीज 4 पैरामीटर्स, ठीक है. टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, और वेयर इज द यूनिटी. सपोर्टिंग सेंटेंसेस में 2 चीज़ें हैं, सपोर्टिंग आइडिया, और आप एग्जांपल्स देते हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है. टॉपिक सेंटेंस के अंदर टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडिया होता है. टॉपिक क्या है, टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, और कंट्रोलिंग आइडिया ये है
कि कौन सा बैरियर आप लिख रहे हैं, नॉइज़ आप लिख रहे हैं। सो ये दो चीज़ें यानी कि इसी तरह बनेगा जैसे आपसे बताया गया कि राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, तो आप इसी तरह लिखेंगे कि वन ऑफ द मेजर बैरियर इन नॉइज़ इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर। सो यहाँ पे कंट्रोलिंग आइडिया नॉइज़ है और टॉपिक क्या है, बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी तरह आप चलेंगे इसको लेके। सो एवरी पैराग्राफ शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। इट मस्ट बी composed ऑफ कंप्लीट सेंटेंस एंड शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और आप उसी तरह चीज़ें लेके चलेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट, यू नीड टू रिमेंबर दैट इट मस्ट बी composed ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मुकम्मल सेंटेंस पे होता है। जैसे मैंने बताया कि नॉइज इज़ वन ऑफ द मेजर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, so you can look here, once again I'm highlighting the example. So look here that in the first sentence, main idea is not provided in a complete sentence, the sport of cross country running. But in the second sentence, the sport of cross country running has allowed me to get in better shape. So this is a complete topic sentence. The sport of cross country running has allowed me to get in better shape. So look at this sentence, an important factor in learning a foreign language. This is also incomplete sentence, whereas an important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. So this one is a complete sentence. देखिए थॉट आपको पूरी मिल रही है। फर्स्ट वन के अंदर आपको आधी बात का पता चल रहा है, आधी का पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कह रहे हैं। So this is basically one paragraph. Please look at slide number 11 and look at that how this paragraph has been constructed. You have to follow this pattern. You have to follow this pattern or the pattern like this. ठीक है, आपने टॉपिक सेंटेंस इस तरह बनाना है, आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस इस तरह बनाना है। So you can look at the concluding sentence in black. ठीक है, ब्लू में आपके पास टॉपिक सेंटेंस है, बाकी दरमियान में जो चीज़ें that are your supporting ideas and you have to write your supporting ideas, but your format should be like this. ठीक है, इसी की तरह होना चाहिए। An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. So you can write that an important barrier in communication is the one that you are going to talk. तो फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर दें, या आप इसको कह सकते हैं an important communication skills, one of the important type of communication skills is this. ठीक है, so parts of topic sentence. A topic sentence contains the topic of the paragraph and controlling idea. Means topic deals with the main idea and controlling idea limits the topic to something very specific. So there is a main idea. An important main idea is this one, important factor in learning a foreign language. And controlling idea is concept of motivation. Basically motivation is the controlling idea. तो यहाँ पे उसने directly motivation का नाम नहीं लिया, ठीक है, बल्कि उसने state में he talked about intrinsic versus extrinsic motivation. So if we say noise, तो noise की बजाय भी आप अगर आप एक बैरियर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उस noise की बजाय जो जिस तरह का noise है आप वो लिख दें, that will be much better. But please follow this pattern and you have to provide examples, you have to provide supporting sentences to prove your stance. So read these slides very carefully as you will be going to attempt this question. ठीक है, तो जो पैराग्राफ होगा उसको you have to write that paragraph in that particular format. ठीक है, so look at these two sentences. The first one is bad topic sentence as it lacks controlling idea and does not limit the topic to make it more specific. Companies need to develop more efficient forms of energy. So companies should develop more efficient forms of energy such as solar heating panels. This is a good topic sentence as it names the main idea and it provides you controlling idea by limiting the ideas in paragraph and makes the sentence more specific. ठीक है, मज़ीद specific हो जाता है यहाँ से ना sentence controlling idea से. So you can look at these two examples. थोड़ा सा मुझे आप खुद भी बता सकते हैं फर्स्ट वन को रीड करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या व्हाट डू यू फील इट्स,
क्या महसूस करते हैं आप फर्स्ट वन को पढ़ने के बाद? पहला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर जो फर्स्ट वन है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, बता सकते हैं सुमेरा शुहेब कि फर्स्ट वन और सेकंड वन में आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? सर या कौन से एफिशिएंट वेज है जिससे हम मतलब आप हमारा आगे फर्दर किस क्या डिटेल लिखेंगे अपने पैराग्राफ में, वो तो नहीं बताई हुई। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि एफिशिएंट वेज जो है कंपनीज को डेवलप करने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी फॉर्म जो है वो एफिशिएंट होती है मतलब कंपनीज के लिए। फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बता दिया कि जो सोलर हीटिंग पैनल्स हैं वो यूज करने चाहिए, एफिशिएंट वेज होगी। पहले में सिर्फ उन्होंने बात करी है लेकिन स्पेसिफिक आइडिया नहीं दिया हमें कि किसके बारे में पैराग्राफ लिखे। सो दिस इज द केस बेसिकली कि दैट इंडिकेट्स कि आपको मीन्स कि यू शुड बी एबल टू नो इट, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि कहाँ पे मसला है, कहाँ पे मसला है, यानी कि आप इस काबिल हों, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि कहाँ पे मसला और क्यों मसला है। ठीक है, उसको आप खुद भी देख सकते हैं ना। अब जैसे मैंने भी आपको बताया, सो यू आर एबल टू रीड इट, यू आर एबल टू फाइंड इट। ठीक है ना, मतलब आपको खुद भी अंदाजा होता है। देखिए, there is one important thing that you need to understand, that you are not going to write it for the sake of writing. Basically, when you're going to appear in exam, when you're going to communicate, basically you are going to write it for sake of reader, not sake of writing only. देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप बोल रहे हैं या जब आप लिख रहे हैं, बोथ केसेस यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट फॉर द रिसीवर, and if you fail to communicate, definitely that will result into you can say a bigger failure. And that will result into loss of communication, lack of communication. As you are right now during your exam, during your academic career, during your academic life, you are most of the time you will be communicating with your teacher, means in the written form, especially in exams, in midterm, in end term, in quizzes, in anything else. So you will be going to communicate with your teacher. So you have to be very careful as you are going to communicate with your teacher. So your communication should be quite clear कि आप जो कुछ कह रहे हैं, आपने सामने देखा कि यहाँ पे जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है वो बंदा, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है, राइट थिंग इज नॉट गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड। इसके अंदर कंपनीज नीड टू डेवलप मोर एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस बट इट इज लैकिंग दीज टू थिंग्स, it is not communicating properly. These are the gaps, these are the things that when we read, while reading, when we find these gaps, ठीक है, तो उन gaps को हमने cover करना होता है। So now you can look at that one of the most serious problems in today's inner city public schools is overcrowded classrooms. So you can look that one of the most serious barriers in communication skills is फलाना। ठीक है, topic and controlling idea. Topic names the main idea, general subject of the paragraph, whereas controlling idea makes it more specific comment about the subject and tells the reader what the paragraph will say about the main topic. ठीक है, अब यहाँ से देखें कितना क्लियर हो रहा है वो। यही चीज़ आपने फॉलो करनी है पेपर के अंदर। Not only my paper, you can adopt it in any paper where there you are not going to write formulas, where ठीक है, जहाँ पे आपने कोई किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके, सो लुक एट दिस सेंटेंस प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू रीड इट। मेमूना रज़ाक प्लीज इस स्लाइड को रीड कीजिए। तो कि आप पढ़ें जी, पढ़ें मेमूना, इस स्लाइड को रीड कीजिए। Topic and controlling idea. The advent of the internet has benefited society through the improved communication, access to information, and streamlined commerce. Too many controlling ideas. Just a minute. When you will be going to write your answer, when you will be writing one paragraph, so you should not write more than one controlling idea over there. If we are talking about the benefits of internet, so definitely we have to talk only one benefit in one paragraph.
So this can be a thesis statement, this can be a very good thesis statement, but this cannot be a very good topic sentence, because it it is giving you more than one controlling idea. तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो फिर बातें जो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी आपको फिर रास्ता नहीं मिलता, आपने बहुत से महाज एक ही पैराग्राफ में खोले होते हैं. सो प्लीज डोंट ओपन मैनी कॉन्सेप्ट्स इन वन पैराग्राफ. Just talk about one concept and go ahead. So तोकीर प्लीज इस स्लाइड को पढ़िए. सामिया, चले सामिया को पढ़, सामिया पढ़े. The advent of the internet has benefited society through improved communication. Most topic sentences contain only one controlling idea. And the question, make sure that your topic sentence does not contain too many controlling ideas. So you can look here that this is the one that we have improved from the previous one. We have improved, we have revised this one, ठीक है. इसके अंदर से हमने बाकी निकाल दी. The advent of the internet has benefited society through improved communication. It indicates that we have got one topic and one controlling idea. Means we are talking about the benefits of internet and we are talking about improved communication here in this paragraph. So this is quite clear, ठीक है. इसके अंदर जब आप इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है, पता नहीं आप किस किस चीज़ पे बात करेंगे या क्या क्या करेंगे. So make sure that your topic sentence does not contain too many controlling ideas. So after writing your topic sentence, now we have to know about supporting sentences that relate to the ideas in the topic sentence. हाँ जी, इसको कौन पढ़ेगा जनाब? पढ़ेंगे इकरा जावेद पढ़ेंगे. Okay, sir. Supporting sentences. An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. When we do something for the fun of it or because we enjoy it, that is called intrinsic motivation. Extrinsic motivation, on the other hand, is when we do something for the purpose of receiving some kind of external reward, such as money, time off from work, etc. Many education experts believe that intrinsic motivation is more powerful when it comes to help students retain what they have learned. So you can look here that this is the topic, an important factor in learning a foreign language. So we talked about it before that this is going to control these two ideas, intrinsic versus extrinsic motivation, and these two ideas are being further substantiated with these supporting sentences. And at the end, the writer is in the third supporting sentence, the writer is directly talking about the topic, and at the end he will be concluding it. ठीक है, वो उसको फिर conclude भी करेगा. It reminds the reader of the main points of the paragraph and leave the reader with something to think about in relation to the topic. ठीक है. For example, if you are provided with one barrier to write, so what you have to write? You have to write about the barrier. Then you have to give examples. Means you have to give supporting sentences. Then you have to conclude. बात को conclude करने का तरीकाकार ये होता है कि whether you have to leave the barrier for the reader or you have to suggest some remedial measure to overcome that barrier. ठीक है, अगर barrier से related होता है या जैसे आपसे कोई problems in communication, तो problems की बात होती है. So when you're asked to write about problems in communication या ऐसी चीज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप उसको उस एक प्रॉब्लम को सामने रखते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है. ठीक है, सो दैट शुड बी सिस्टमैटिक, दैट मस्ट बी सिस्टमैटिक. ठीक है ना, आपने जैसे I've told you that you have already studied a lot of things related to communication skills, so be quite clear in your communications. ठीक है ना, so it should not be
like this कि यार कभी इधर कभी उधर, and if I say levels of communication, so you say this is the level of communication, फिर उस लेवल पे एग्जांपल दें, फिर उस पे अगर आप कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं. बैरियर्स हैं तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं. अगर फॉर्म्स की बात कीजिए, एक फॉर्म को डिस्कस करें कि ये एक फॉर्म है और ये कैसे है. ठीक है, सो इट शुड बी लाइक दिस. Your paragraph should be like this. Please do read this slide, do watch these lectures once again. ठीक है, with this time मैं इसको इंशाल्लाह उसके अंदर आपको इसका मैं YouTube का लिंक भी शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, इसका लेक्चर को भी साथ शेयर कर दूंगा, ताकि सॉरी पूरा वो YouTube का लिंक इसका शेयर कर दूंगा. यू शुड हैव अ लुक एट दिस लेक्चर. ठीक है, okay. So now you can look at how the writer has concluded the sentence. ठीक है, the challenge for the teachers today is how can we help our students become intrinsically motivated or what we are teaching. So you can say the challenge for the companies, challenge for the speaker today is how can we deal with the noise barrier, है, या आप solution देंगे या challenge बता देंगे, है. ठीक है, या अगर आपको कहते हैं जी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप सिंपल कहेंगे इनमें से कौन सी फॉर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. कि मैथ कम्युनिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल इफ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैथ कम्युनिकेशन, आप उस पर लिखें तो आप बताएंगे कि मैथ कम्युनिकेशन में क्या चैलेंज है, कैसे बैरियर क्लियर किया जाता है, कैसे पैगाम पहुंचाया जाता है. सो इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ऐसे यानी कि बिल्कुल बना के आपको नहीं दिया जाएगा. सो थोड़ा सा यानी कि उसके अंदर यू नीड टू यूज योर ब्रेन. अपार्ट फ्रॉम these three concepts, there is another thing that each good paragraph must have a unity. Each sentence in the paragraph is related to a topic sentence. Unified paragraph also discuss only one main idea. ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए, इररेलेवेंट बातें नहीं की जाए उसके अंदर. सो जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. मैंने जिस तरह आपसे बात की कि व्हेन यू राइट इन योर एग्जाम्स, व्हेन यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, सो यू जो कुछ आपके जहन में आता है यू स्टार्ट राइटिंग. सो यहाँ पे नॉट ओनली यू हैव टू फाइंड द यूनिटी, आप इस पूरे के अंदर पैराग्राफ के अंदर सारे मसले ढूंढेंगे. यूनिटी के अलावा भी मैंने एक आध बात और बताई है. प्लीज़ फाइंड द प्रॉब्लम्स ओवर देयर. What are the problems in this sentence? So you've got 10 minutes. ठीक है, so read this paragraph and find the problems. So fax machine and cellular phone, I think. Yes, fax machines, the first one. Fax machines are also popular among office workers. और इसके अलावा और कौन सा है जी? Cellular phones. Cellular phones, yes. अब देखें यहाँ पे अगर आप देख के बता सकते हैं, so imagine कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है, दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन किस बला का नाम है या क्या चीज़ है. ये चीज़ भी अक्सर आपसे कहता हूँ ना कि आपने कम्युनिकेट करना है, मकसद है अपना पैगाम आगे पहुँचाना. So when you're going to learn communication skills, so you have to look at these things. These are the problems, these are the drawbacks, these are the barriers. ठीक है, इसके अलावा क्या मसला है? ये दो चीज़ें तो मैंने बता दी, आपने बता दी, इसके अलावा क्या है? एक और भी है,
पूरे पैराग्राफ के को देखें, सर स्टार्ट में स्पेसिस आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। शाबाश, गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। ठीक है, सो देखिए कि जब आप किसी दूसरे की मिस्टेक देखते हैं ना, you are able to find out mistakes in other people, so try to remove your mistakes accordingly. If you look at the other people critically, you can say that uh, by evaluating their mistakes, by looking at their flaws, so you can find out these things. जैसे यहाँ पे फैक्स मशीन से रिलेटेड है, उसके अलावा आपने दो इसमें बताया, लेट्स सी व्हाट आर दोस. So these two sentences do not relate to the topic sentence in the paragraph. So याद रखें यहाँ जो बात समझानी कि when your question, when your answer will be tested, so I look at the unity. Means if sentences do not relate to the topic, definitely your marks related to unity will be reduced. ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं बताए जाते. For example, if it is 8 or 10 marks paragraph, तो उसमें से 5 तो आपने जो लिखा उसके आपको मिल जाएंगे, बाकी 5 में हम ये 4 चीज़ें देखेंगे: टॉपिक सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, यूनिटी. ये सारी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस, या क्या ये चीज़ें ठीक हैं. अगर ये ठीक हैं तो फिर मार्क्स मिलें. फिर उसके साथ साथ 5वीं चीज़ है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. ठीक है, उसको भी मैयर किया जाता है कि स्पेलिंग एंड जो नैरो पिक्चर होती है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनको देखा जाता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई फ्लॉज ना हो. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क्स, तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स कि यार यहाँ मैं अगर इसको 100% दे रहा हूँ, सो आई मस्ट लुक कि इसके साथ कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि 100% लेके कल को मुझे बदनाम करेगा, किसने तुम्हें दिए थे इतने मार्क्स, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है. सो दोज हु डिजर्व दे विल डेफिनेटली गेट, इसमें कोई बात नहीं, कंजूसी नहीं होगी. बट योर राइटिंग विल बी टेस्टेड, योर कम्युनिकेशन विल बी टेस्टेड. ठीक है, ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, these are all related to your basics basically, कि how you have to communicate when you're going to write something. बार बार कहा, mind the reader, mind the reader, mind the reader, mind the receiver, who will receive. ठीक है, उसको जहन में रख के आपने लिखना. So now we have to rearrange these sentences. So look at the sentence. There are 7 sentences. इनको ज़रा rearrange करें अभी. ठीक है, 5 more minutes for you, and in next 5 minutes inshallah at 8:45 we'll be talking about this paragraph. ठीक है, so let's rearrange. First, second sentence, topic sentence, then first.
मैच करें, मैं भी निकालने लगा हूँ जो मेरे पास आंसर है. लुक एट दिस वन प्लीज, नाउ लुक एट दिस वन. Second sentence is the topic sentence. Sentence number 4 is the supporting idea. Sentence number 1, 3, 5 and 5 are evidences, and at 7 there is a concluding sentence, whereas the 6 is the final thought. Sometimes you have to give the final thought and it is given over there. ठीक है, supporting idea here, but that is a final thought and that is supporting the concluding sentence. ठीक है, उसको support कर रहा है basically. So this is another one, another way. Once you are done with writing your paragraph, so you can adopt this one. कि देखें at this screen you can see that how the writer has provided the topic sentence, then he has provided supporting idea, then after that he has written evidences to support his idea. जो कुछ उसने कहा उससे related फिर evidences दिए. आपने लिखा कि ये बैरियर है, फिर सपोर्टिंग आइडिया दिया, फिर सबूत फ्राहम किए एग्जाम्पल्स के ज़रिए. जैसे इसने बताया कि ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है. ठीक है, सो फॉलो द सेट पैटर्न. ठीक है, मकसद ये है कि जब आप लिख रहे हो यू मस्ट नो दैट समबडी इज़ गोइंग टू रीड इट. ये नहीं है कि बस आपने लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा नहीं होगा. यू मस्ट नो दैट समबडी इज़ गोइंग टू रीड इट. सो प्लीज़ ट्राई टू कन्विंस. Your communication should be convincing. So if you have any question related to this body paragraph, let me know. After that we'll be talking about essay writing. ठीक है, इसके बाद मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, so that we should not have any problem at later stages related to essay writing. Means when you will be writing your assignment in exam, so you should not face any problem over there. ठीक है, जब आप वहाँ पे लिखेंगे असाइनमेंट पूरी, अगर आपको पूरी असाइनमेंट दे दी जाए एंड दैट विल बी अ फॉर्म ऑफ एन एसे. जैसे बताया कि इफ़ दैट इज़ अ कंप्लीट असाइनमेंट रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, so you have to write in the form of an essay. Forms of communication you have to write in the forms of essay. Levels of communication you have to write in the form of an essay. Barriers to communication you have to write in the form of an essay. If I say please write an essay on barriers to communication, or there are certain barriers to communication, please you can say the communication is hidden by certain barriers, please substantiate your answer with different barriers to communication. So घुमा फिरा के बात एक ही पूछी जा रही, कौन से barriers हैं. Communication is conducted at different levels. Please write the levels of communication that you know. That is an essay. There are different forms of communication. Please write the forms that you know. There are different components of communication. Please write the components of communication that you know. So it means you are going to write an essay. So essay must have an introductory paragraph, body paragraphs. एक essay के अंदर आप एक paragraph लिखेंगे, 5 to 7 paragraphs में आप उसको लिखेंगे. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपनी सारी बातों को इंट्रोड्यूस करेंगे. मैं उसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी, और वो बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग के अंदर वो लेक्चर पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड लेक्चर. उसके अंदर जो दूसरा आपका हिस्सा है ना गूगल क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशंस के अंदर बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग, उसके अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं. सो प्लीज़ रीड दो स्लाइड्स, प्लीज़ वॉच दीज लेक्चर्स. सो जब आप उनको देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये जो चीज़ें ना असाइनमेंट लिखनी है, पूरी एक टॉपिक मिल गया उस पर असाइनमेंट लिखनी है, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. और अगर एक ही टॉपिक है और उस पर आपने लिखना है व्हाट वी से कि उस पर आपने ऐसे लिखना है एक टॉपिक पे, तब भी आपको मसला नहीं है. अगर सिंगल पैराग्राफ लिखना है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मैं आई बी हैविंग अ रीकैप ऑन ऐसे राइटिंग कंप्लीट जो उसके ऊपर है, मैं उसके भी ऊपर. जी बोले. एक मिनट ओपन करें. जी स्लाइड तो खुली हुई है, शो नहीं हो रही है. सर ये तो है. क्या हुआ है? सर इमोजी वाली ओपन है. मुझे लास्ट अभी आपने रीअरेंज करके वो पॉइंट्स दिखे थे वो वाली. हाँ जी बोले. सर इसमें जो ये लास्ट सपोर्टिंग आइडिया है, yes, that is supporting idea, that is supporting the concluding sentence. ठीक है, ये इस concluding sentence को support कर रहा है.
इसको आप फाइनल थॉट भी कह सकते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं, दोनों बातें, ठीक है। हाँ, समझ आ गई है कि नहीं आई? सर आ गई है, बट मुझे था कि टॉपिक सेंटेंस के साथ भी तो आ सकता था। नहीं नहीं, टॉपिक पर हमारी बात कहाँ चलेगी, टॉपिक सेंटेंस के साथ नहीं लगाना ना इसको। देखें, when we are going to conclude, basically we are going to wind up our discussion. So wind up पे आप ऐसी बातों को, सजेशन हमेशा लास्ट पे दी जाती है, दिस इज अ सजेशन, सजेशन लास्ट पे दी जाती है, बिगनिंग पे नहीं दी जाती। जब बात ख़त्म होती है ना, जैसे मैंने अभी इसको इसी तरह आप ले लें कि बैरियर है कम्युनिकेशन का, बैरियर बता दिया गया, तो आपको बैरियर बताया, तो आपने बताया कि ये बैरियर है, सपोर्टिंग आइडियाज़ दिए, एविडेंसेस दिए, कंक्लूड किया, और उसके बाद आपने उस फाइनल थॉट दे दी कि इस बैरियर को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो आप शुरू में अगर कह दें बैरियर को ठीक किया जा सकता है तो क्या होगा, उससे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? So this is all about paragraph writing and I'm sure that you have got a very good idea about it. So please मेरी ये सजेशन होगी कि प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप चलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये पहला हिस्सा कंप्लीट होता है। मैं थोड़ी देर में दोबारा मैं दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट करता हूँ वीडियो ब्रॉडकास्ट में, तो वेट कीजिएगा, ठीक है।